नमस्कार। अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों के बीच दशकों से एक संघर्ष चल रहा है। आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। सोचिए जरा, हम पहुंच गए हैं मार्च 2026 में। आसमान में अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के अंदर घुसकर उसके परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। चारों तरफ आप कह सकते हैं माहौल एकदम गरमाया हुआ है, तनाव अपने चरम पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दशकों पुरानी ये दुश्मनी इस खतरनाक मोड़ तक आ कैसे गई। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक वक्त था जब इन देशों में दुश्मनी नहीं, दोस्ती हुआ करती थी। तो आखिर ये सब बदला कैसे? देखिए, सब कुछ बदला 1979 में। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले की बात करें तो ईरान में शाह का राज था और वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी था। यहाँ तक कि ईरान और इजराइल के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामी क्रांति और इसमें आप कह सकते हैं पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। इस बदलाव के सेंटर में थी एक नई विचारधारा। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जो नई सरकार आई, उसने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान का नाम दे दिया। बस यहीं से दुश्मनी की एक बहुत गहरी नींव पड़ गई। तो अब जरा उन तीन बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस आग को दशकों से बुझने नहीं दिया है। इस दुश्मनी की आग के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला है अस्तित्व की लड़ाई, मतलब ईरान इजराइल को एक देश के तौर पर मानता ही नहीं और इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा न्यूक्लियर डर और तीसरा मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की होड़। जब बात परमाणु डर की आती है तो इजराइल की एक रेड लाइन है, एक बहुत ही सख्त पॉलिसी जिसे बेगिन डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका मतलब सीधा है, मिडिल ईस्ट में कोई भी दुश्मन देश परमाणु हथियार हासिल ना कर पाए। और इसी पॉलिसी के चलते उसने पहले इराक और सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टरों को भी तबाह कर दिया था। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सिर्फ बिजली बनाने जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को पक्का यकीन है कि ईरान जिस लेवल तक यूरेनियम को एनरिच कर रहा है वो सिर्फ बम बनाने के काम आता है। इसी शक के आधार पर अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इजराइल ने स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक किए, जो अपने आप में दुनिया का पहला डिजिटल हथियार माना जाता है। ये लड़ाई हमेशा आमने सामने की नहीं होती। ईरान ने इससे निपटने के लिए एक अलग ही और कई ज्यादा पेचीदा रास्ता निकाला है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर या फिर छद्म युद्ध। मतलब ईरान सीधे सीधे नहीं लड़ता, वो दूसरे गुटों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देता है ताकि वो उसके दुश्मनों पर हमला करें। ये सीधे टकराव से बचने का एक स्मार्ट लेकिन खतरनाक तरीका है। ईरान का ये जो नेटवर्क है, जिसे वो रेजिस्टेंस नेटवर्क कहता है, इसके तीन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, जो एक बहुत ताकतवर फोर्स है, गाजा में हमास, जो इजराइल के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना लेता है, और यमन में हूती विद्रोही, जो समंदर के जरूरी रास्तों पर हमले करते रहते हैं। ये सभी ईरान के इशारे पर काम करते हैं। ये सब ईरान के रिंग ऑफ फायर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है इजराइल को अपने प्रॉक्सी गुटों से चारों तरफ से घेर लेना, ताकि उस पर हर तरफ से लगातार एक दबाव बना रहे। अब सवाल ये उठता है कि इस सब में भारत कहाँ आता है? भले ही ये लड़ाई हजारों मील दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसके झटके भारत तक बहुत जोर से महसूस होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये नंबर देखिए, 90 लाख। जी हाँ, 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये लड़ाई फैलती है तो इन लोगों की सुरक्षा भारत के लिए कितनी बड़ी, कितनी भारी जिम्मेदारी बन जाएगी। और ये देखिए 80%। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। मतलब युद्ध का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो कुल मिलाकर भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। तेल की बढ़ती कीमतें, लाखों भारतीयों की सुरक्षा, ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट का ज़रूरी प्रोजेक्ट, वो भी खतरे में पड़ सकता है। और इन सबसे ऊपर एक बहुत ही मुश्किल डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की चुनौती है, क्योंकि हमारे रिश्ते तो दोनों ही तरफ से अच्छे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं मार्च 2026 की उसी गंभीर स्थिति में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हालात बहुत ही गंभीर हैं। ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं,
सुप्रीम लीडर की मौत की खबरों ने ईरान के गुस्से को और भड़का दिया है। जवाब में ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी गुटों को एक साथ इजराइल पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। अब सीधी मिसाइलों की जंग एक नई हकीकत बन चुकी है। इस बिगड़ती हुई सिचुएशन से दुनिया के सामने दो बहुत बड़े डर खड़े हो जाते हैं। पहला, एक फुल स्केल सीधी और विनाशकारी जंग का खतरा, और दूसरा, तेल की कीमतों का आसमान छूना जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी की आग में धकेल सकता है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, इतने तनाव और बढ़ते संघर्ष के बीच क्या दुनिया एक और बड़े महायुद्ध को टालने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा।